पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी लोकतंत्र के गुण एवं विशेषताओं की। आज के वीडियो में हम बता रहे हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत भी कुछ दोष विद्यमान होते हैं। हालांकि विश्व के अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है, लेकिन कोई भी शासन व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, कार्यक्रम हो, उसमें विशेषता और गुण के साथ साथ दोष भी विद्यमान होते हैं, अवश्य होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। इसलिए जो लोकतंत्र के अंदर विभिन्न दोष पाए जाते हैं, जो कमियां पाई जाती हैं, वो निम्न अनुसार हैं। पहला है व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। देखिए, व्यक्ति को लोकतंत्र पूरा अधिकार देता है, मतदान का अधिकार देता है, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है और लिखित रूप में संवैधानिक रूप में उन्हें पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो अपना मत का पूरा उपयोग करें, राजनीतिक क्षेत्र में उतरें और अपना राजनीतिक सहभागिता अर्जित करें। लेकिन व्यवहार में देखने में ऐसा नहीं मिला है कि सीमित लोग ही राजनीति में प्रवेश करते हैं और वो निहित स्वार्थों में तक सीमित होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत या व्यक्तित्व संबंधी या राष्ट्र संबंधी धारणा केवल भ्रमपूर्ण निकली। वास्तविक दृष्टि से या औपचारिक व्यवहारिक दृष्टि से लोकतंत्र निहित स्वार्थों से ज्यादा जुड़ा हुआ है, अच्छाइयों से कम। धीरे धीरे जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का समय बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ में लोकतंत्र में कमजोरियां आती जा रही हैं और निहित स्वार्थों का बढ़ता हुआ प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए लोकतंत्र में भी कमियां हमें दिखाई दे रही है। नंबर 2 पर है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। प्रिय बालकों, राजनीतिक व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था में बुद्धिजीवी वर्ग ही पहुंच पाता है और वो अपने बुद्धि और विवेक से जनहित में कार्य करता है और जनता को बहुत सी बातों से अवगत कराता है, कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं, नीतियों से अवगत कराते हैं, नीति निर्माण का कार्य करते हैं, जो एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग का एक सफल और सक्षम व्यक्ति का कार्य होता है। लेकिन आज के युग में, वर्तमान समय में हमने देखा है कि राजनीति के क्षेत्र में जो अधिक विवेकशील व्यक्ति है, बौद्धिक प्राणी है, अपने आप को बुद्धिजीवी महसूस करता है, राजनीति के प्रति वो उदासीनता जाहिर करता है, क्योंकि वो राजनीति में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निजी स्वार्थ, दबाव गुटों का प्रभाव, इनमें आकर के व्यक्ति अपनी मूल अवधारणा को भूल जाता है या उसके दबाव में कार्य कर जाता है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग वहां जाकर के उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसको उस स्थान विशेष पर अपने तर्क के आधार पर कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। जो दल सत्ता में होता है उसे प्रमुख के जिसके नेतृत्व में सरकार का गठन होता है, उसके नेतृत्व को उसकी बातों को स्वीकार करना ही होता है। अपनी बातों को उसे कई बार गौण करना पड़ता है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं, ऐसा हमने व्यवहार में देखा है। अगला है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। देखिए बालकों, विशेषताओं में बताया गया था कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो शैक्षिक दृष्टि से कार्य करती है, कि वहां पर लोग अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छा कार्य करने की जिज्ञासा रखते हैं। लेकिन जब देखा है तो वहां पर केवल निहित निजी स्वार्थों को महत्व दिया जाता है और कोई ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, ना कोई ऐसा संस्थान है कि वहां पर इस तरह के कैंप लगाए जाएं या कोई
ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां पर उनको इस तरह का पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव दिया जाए। ऐसे सुझाव का कोई प्रावधान नहीं है। केवल निहित स्वार्थों में राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों में काम करता है। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इन बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय बातों को महत्व कम दिया जाता है और गरीब के हित में कम कार्य किया जाता है। जो भी कार्य किया जाता है वो धनिक वर्ग के हित में कार्य किया जाता है और धनिक वर्ग को ही अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे कि उन लोगों के सहयोग से राजनीतिक दल धन प्राप्त करके और उस धन का चुनाव में प्रयोग ले करके और उसके धन बल के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर लेते हैं। इसलिए शैक्षणिक महत्व का दावा भी भ्रमपूर्ण है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। अगला है स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। प्रिय बालकों, हमारे पाठ्यक्रम में भी लिखा है और संविधान में भी लिखा है और सदन में इस बात पर हर बार चर्चा होती है। जब भी सदन का सत्र चलता है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था हो, किसी भी देश की व्यवस्था हो, तो सदन में इस बात पर बहुत गौर किया जाता है कि सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का से अवरोध उत्पन्न न हो, वो अपने आप को उदासीन महसूस न करे। लेकिन जब देखने में आया तो भारत जैसे राष्ट्र में आज भी जातीय भेद, सांप्रदायिकता का प्रभाव अत्यधिक दिखाई दे रहा है। दक्षिण अफ्रीकी देश है, वहां पर रंग भेद की नीति आज भी विद्यमान है। इसलिए समानता व स्वतंत्रता का जो मूल मंत्र दिया गया है वो मात्र दिखावा महसूस होता है। वास्तविक अर्थों में, वास्तविक रूप में उसका अर्थ गौण है। जितना लिखा गया है, जितना बताया गया है, संविधान में उल्लेखित है, उतना किसी भी व्यक्ति विशेष को प्राप्त नहीं हो रहा है। अधिकांश वर्ग, अधिकांश लोग इन सभी सुविधाओं से, इन सभी क्षेत्रों में वंचित ही दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों का प्रभाव है, जिन लोगों का वर्चस्व कायम है, जो लोग लगातार इस व्यवस्था से जुड़े हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं, उन्हीं का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। गरीब लोग आज भी गरीब है और जिन लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उनको आज तक भी नहीं मिली है। इसलिए यह भी एक दोष अंतर्निहित है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता समानता का अधिकार पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है, लेकिन भरपूर रूप से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कानूनी सहायता दी जा रही है, प्रावधान किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य कानूनी सहायता दी जाएगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को आज तक निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। अगर उसे अपना वाद प्रस्तुत करना है तो पैसे के सहारे से ही वो अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता। केवल ये मात्र लिखित रूप में है, औपचारिक रूप में है, व्यवहारिक रूप में इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगला है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। प्रिय बालकों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा गया है कि राजनीतिक दल, जिस देश में अलग अलग देश की अलग अलग व्यवस्था है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, ब्रिटेन में भी 2 राजनीतिक दल हैं, भारतीय संविधान में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल केवल जनता को प्रभावित करने के लिए, मतदान को प्रभावित करने के लिए अनेकों वादा करते हैं और वो वादा केवल उस दिन तक सीमित रहता है जिस दिन तक मतदान होता है। उसके बाद में जो व्यक्ति चुनाव जीतता है वो अपनी सारे वादे भूल जाता है और केवल राजनीतिक दल, जिस दल का वो व्यक्ति होता है, उम्मीदवार होता है, उस दल के दबाव में आकर के ही कार्य करता है और
जो सत्ता में है, जो दल सत्ता में है, वो सारी शक्तियों का गलत तरीके से उपयोग लेता है, दुष्प्रभाव उसका दिखाई देता है। हर राजनीतिक दल केवल मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के उद्देश्य के लिए कार्य करता है। जनहित के उद्देश्य और समस्याओं को वो भूल जाते हैं, उन्हें गौण कर मान लेते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों का ये दुष्परिणाम धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पतन की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। धीरे धीरे पतन होने की संभावना है कि कहीं कोई ऐसी संभावना न उत्पन्न हो जाए कि दूसरी व्यवस्था कायम हो जाए। इसलिए राजनीतिक दलों का ये दुष्प्रभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरा दिखाई दे रहा है। अगला है 6 नंबर पर प्रिय बालकों, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। संवैधानिक व्यवस्था जहां पर स्थापित है, लिखित जहां संविधान है, वहां पर लिखा गया है कि ये एक उत्तरदायी शासन प्रणाली है कि जनता के प्रति जवाबदेही होता है। जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है उसको हर किसी भी विषय विशेष पर अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। कोई भी समस्या होती है उससे निपटने के लिए उसे हमेशा तैयार रहना होता है, और जो सत्ता पक्ष होता है उसे हर कोई भी समस्या हो उससे निपटने के लिए उसे पूर्णतः उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ व्यवहार में देखा गया है कि यह जनता के प्रति या विरोधी दल के प्रति एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि किसी भी समस्या से निपटने के लिए जितना समय लगा दिया जाता है, जितना धन खर्च कर दिया जाता है, इतने में तो उस समस्या का विशाल रूप धारण हो जाता है और उसको नियंत्रित करने में बहुत समय और पैसा खर्च हो जाता है और ना कोई जवाबदेही निश्चित होती है। इसलिए यह शासन प्रणाली अनुत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में आज प्रमाणित हो रही है, जबकि लिखित रूप में या व्यवहारिक रूप में देखा गया जब ये शासन प्रणालियां स्थापित हुई 1789 के बाद में, फ्रांस की क्रांति के बाद में अधिकांश देशों ने इसको स्वीकार किया, तो एक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित हुई। लेकिन धीरे धीरे निहित स्वार्थों ने इस प्रणाली को परिवर्तित कर दिया। अगला है तो सार्वजनिक धन व्यय समय का अपव्यय। प्रिय बालकों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। कई देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है और कई देशों में है। और हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो यहां पर लोग डिबेट में, तर्क और वितर्क में अत्यधिक समय खर्च कर देते हैं। अत्यधिक समय खर्च होने के साथ साथ में अत्यधिक धन भी खर्च होता है, क्योंकि उस सारी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए अत्यधिक तकनीकी एवं उन लोगों का भत्ता अत्यधिक भार हो जाता है, जिससे जो संपत्ति विकास में लगानी चाहिए, जो धन विकास के लिए निर्धारित किया है, वो केवल वहां सदन की कार्रवाई में खर्च हो जाता है और उसका कोई सकारात्मक परिणाम हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये शासन प्रणाली तर्क और वितर्क के आधार पर ही चलती रहती है और लोग एक दूसरे पे आक्षेप लगाते रहते हैं और उन आक्षेपों का उत्तर देने में समय व्यतीत हो जाता है, सफाई देने में कि प्रत्येक मंत्री परिषद का सदस्य उसके ऊपर कोई आरोप लगाया, वो अपनी सफाई में तर्क देगा, फिर उस पर आरोप लगाएगा और समय इस तरह से धीरे धीरे व्यर्थ में निकलता जाएगा। और जो खजाने का पैसा है, जो विकास में लगना चाहिए, विकास में न लग करके उनकी समस्याओं को निपटाने में लग जाता है। इसलिए ये प्रणाली सार्वजनिक धन का अत्यधिक बेगलत तरीके से पैसे के खर्च का माध्यम बन जाती है। अगला है उदासीन मतदाता। प्रिय बालकों, लोकतंत्र में खुले मतदान व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति को अपना मत देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी राजनीतिक दल को अपना मत दे, और ये भी कहा गया है कि वो मतदान के लिए अवश्य जाए। लिखित रूप में हमारे भारत में
कोई प्रावधान नहीं है कि उससे हमारे यहाँ स्वैच्छिक मतदान की व्यवस्था अपनाई गई है, अनिवार्य मतदान की नहीं। बहुत से देशों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो व्यवहार में देखा गया है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं या व्यवसायी लोग हैं, अपने आप में जो संपन्न वर्ग है, वो मतदान के प्रति उदासीन दिखाई दे रहा है, अपना मत का उपयोग नहीं लेता है। देखने में आता है जब परिणाम आते हैं मतदान के कि कितना प्रतिशत मतदान रहा, तो 50 और 60% के बीच में हमारे देश में मतदान होता है। 40 से 50% लोग अपने मत का सदुपयोग नहीं करते हैं, नहीं पोलिंग बूथ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक लोगों के प्रति उदासीनता की धारणा होने के कारण से वो अपने मत का सदुपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि लोग झूठे वादे करते हैं, लोग झूठी बातें कर के मतदाताओं को अपनी ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उसे पता है कि ये व्यक्ति जो भी बातें कह रहा है वो सारी व्यर्थ की बातें हैं, तो वो अपने मत का उपयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक, जहां मतदान करना है वहां तक जाने में भी अपने आप को परेशानी में महसूस करता है। इसलिए जहां पर उदासीन मतदाता का दिखाई देता है कि लोग मतदान के प्रति आज भी उदासीन है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुए बहुत दिन हो गए। अगला है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन व्यवस्था। इतिहास इस बात का गवाह है कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जब भी युद्ध या बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति हुई है, तो राजा ने उसका प्रतिकार अच्छी तरह से किया है, उसका उत्तर अच्छी तरह से दिया है, युद्ध की रणनीति को सफल बनाया है और वो अपने उस नीति में सफल रहे हैं और विजय प्राप्त की है और अपने जनता को सुरक्षा की है, अपने क्षेत्र का बचाव किया है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देता है या करने की पूरी तैयारी कर रहा है और दूसरा देश उसके लिए विचार ही कर रहा है और विचार करते करते वो विफल हो जाता है और दूसरा राज्य अपने जो निश्चित उद्देश्य लेकर के आता है उसमें वो सफल हो जाता है और वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यहां लोग नीतियां बनाने में व्यस्त हो जाते हैं और इतने में दूसरा वर्ग, दूसरा राष्ट्र उस समय का फायदा उठा करके अपने मकसद, अपने कार्यक्रम में सफलता अर्जित करते हुए अपने यहाँ झंडा लहरा जाता है। इसलिए संकट काल की दृष्टि से यह कमजोर शासन प्रणाली है, क्योंकि यहां तर्क और वितर्क में समय अधिक लग जाता है, जबकि वास्तविक तत्काल प्रभाव से जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए यहां पर यह असफल प्रणाली रही है। अगला है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। प्रियवाल को ऐसा लिखा गया है, कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व शांति के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है कि विश्व में हमेशा शांति कायम रहेगी। लेकिन उसके बाद भी 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और जो संपन्न राष्ट्र हैं, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, उन्होंने पूंजीवादी राज्य की व्यवस्था स्थापित कर दी है और जहां पूंजीवादी राज्य की व्यवस्था स्थापित हो जाती है वहां जाकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल रहती है और पूंजीवाद सफल होता है, क्योंकि जो व्यक्ति धन की दृष्टि से संपन्न है वो सभी क्षेत्रों में संपन्न होता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व शांति को कायम करने में असफल रही है, क्योंकि जो राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन शर्तों पर तय किया गया कि अब पुनः ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन शीत युद्ध बरकरार रहा और अब भी है। उसका एक ही कारण है कि संपन्न राष्ट्र और कमजोर राष्ट्रों के मध्य जो अंतर है, वो संपन्न राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों को, जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, उस पर अपने यहां कंपनियां स्थापित कर देते हैं और वहां उपनिवेशवाद स्थापित करने का पूरा प्रयास करते हैं
जिसका उदाहरण आज भारत भी है। हमारे भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाने के बाद में विश्व की भरपूर कंपनियां संपूर्ण भारत में स्थापित हो चुकी हैं और आज भारत में अधिकांश मानव जीवन में की उपयोग की वस्तुएं हैं वो अधिकांश विदेशी हैं। आज भारत में निर्मित सामान हमारे लोगों को बहुत कम उपलब्ध हो रहा है। इसलिए ये शासन प्रणाली विश्व शांति के समर्थन के लिए इतनी सफल प्रणाली नहीं रही है जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी। धन्यवाद।